हर एक पेरेंट का एक ड्रीम, मेरा चाइल्ड बने आईएएस। कितनी डिफ़िकल्ट है आईएएस क्लियर करना, कितना टाइम लगता है, कब स्टार्ट करें, क्या एक बिलो एवरेज स्टूडेंट भी आईएएस कर सकता है? बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके माइंड में। आज सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए मिस्टर नवीन जी हैं हमारे साथ। वेलकम नवीन सर। थैंक यू गगन जी, थैंक यू सो मच। या आपने अपने इतने प्रेस्टिजियस मंच पर मुझे बुलाया, वेलकम सर। जहाँ आप इतने बिजनेस टाइकून्स सेलिब्रिटीज़ को इनवाइट करते हो। ये आपकी ज़रा नवाजी है। आई एम ऑब्लाइज्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। सो सर, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि हर एक पेरेंट का एक ड्रीम है, मेरा स्टूडेंट या मेरा जो बच्चा है वो आईएएस करे। तो आपके अकॉर्डिंगली सर, क्या बहुत इजी है आईएएस करना? देखिए, ईजी तो हिंदुस्तान में अब कुछ भी नहीं है, पर मोटे तौर पर ये समझिए, ये उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है जितना हम ये समझ रहे हैं। परसेप्शन इसका डिफ़िकल्ट वाला बन गया है। तरीके ठीक नहीं हैं हमारे। तरीके ठीक ना हो तो छोटी सी यात्रा भी बहुत मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल। वही तरीके ठीक हैं तो वो यात्रा इंजॉयबल रहती है। बस थोड़े से तरीके ठीक करने की ज़रूरत होती है पेरेंट्स को और बच्चों को, तो यात्रा आसान है। मोटे तौर पे आप ये समझिए, ये यात्रा कब शुरू होती है? जब से बच्चा पैदा होता है, घर में उसकी ग्रूमिंग है, वो स्कूल जाता है, वो उसकी यात्रा शुरू हो गई है अपने लाइफ को, करियर को बनाने की। बिल्कुल। आईएएस भी वन ऑफ द करियर ही है एक True, तरह से। true. वैसे तो ये सोशल सर्विस है, नेशनल सर्विस है, पर फिर भी हम लोग इसे जब करियर की तरह देख रहे हैं तो ये करियर है। और करियर, किसी बच्चे ने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो भी तो उसकी ग्रूमिंग शुरू से हम बचपन से कर ही देते हैं। तो इसी तरह से आप ये समझिए कि सिविल सर्वेंट बनने के लिए, आईएएस, आईपीएस, एचएएस बनने के लिए ये यात्रा बचपन से ही स्टार्ट होती है, बिल्कुल। फैमिली से स्टार्ट होती है। Yeah. और कहा तो जाता है कि फैमिली इज़ द फर्स्ट होम, फैमिली इज़ द फर्स्ट स्कूल। मदर ही हमारी पहली टीचर होती है, तो हमारी यात्राएं ये वहाँ से शुरू होती हैं। जैसे आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि कैसे आईएएस कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या लगता है सर, आईएएस करनी चाहिए? कितनी ज़रूरी है आईएएस करनी सर? हाई से करियर है, जैसे डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, जीवन तो चलाना ही है। ट्रू। किसी को क्रिकेटर बनना है, तो ऐसे आईएएस भी वन ऑफ द करियर्स है। लेकिन ये ज़्यादा कोवेटेड, प्रेस्टिजियस इसलिए है, एक तो देश सेवा करने का मौका मिलता है, साथ में जो फैसिलिटीज़ वगैरह हैं ज़माने भर की, वो तो है ही हैं, तो इसलिए थोड़ा आनंद ज़्यादा आता है। चैलेंजिंग जॉब है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, पावर भी है। पावर से मेरा मतलब वो डंडे वाली पावर नहीं जो नॉर्मली बच्चे समझते हैं कि मैं आईपीएस बन जाऊंगा तो डंडा घुमाऊंगा और पड़ोसियों को डंडा दिखाऊंगा। ये पावर वो वाली नहीं है। पावर का असली अर्थ आप समझेंगे तो ये यूपीएससी या ये देश की सरकार सिविल सर्वेंट्स को वो वाली पावर देना चाहती है जिससे आप गरीबों को, कमज़ोरों को, जो पिछड़े हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, जो मेन स्ट्रीम में नहीं आ सके हैं, उनको उंगली पकड़ के आप ऊपर उठाइए। तो सरकार हमें वो पावर देती है ऑफिसर्स को। सरकार चाहती है कि हमने आपके हाथ में ये पावर दे दी, अब आप हमारे देश को संभालिए, हमारे लोगों को संभालिए, आपको हम संभालेंगे। इसलिए बढ़िया फैसिलिटीज़, पर्क्स, बड़े बड़े बंगलो, गाड़ियाँ, दुनिया भर के ट्रैवल्स, प्रेस्टीज, ये सब आता है आपके साथ। एक्चुअली डीसी इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। राइट। तो वो सारा प्रेस्टीज सरकार कहती है हम आपको देंगे, बिल्कुल। पर आप हमारा देश संभालिए, उसमें कमी ना आए। तो सरकार हमें फैसिलिटीज़ देने में कमी नहीं रखती और चाहती है कि हम भी, सिविल सर्वेंट्स भी, देश सेवा में कमी ना रखें ताकि देश को हम ऊपर ले जा सकें, सबका कल्याण हो, भला हो। जो अंग्रेज कमियां छोड़ गए वो देश को हम ऊपर ले जाने की कोशिश करें। ये सिविल सर्वेंट्स के थ्रू ही होना पॉसिबल है। ओके, ग्रेट। तो सर, आपके अकॉर्डिंगली अगर कोई स्टूडेंट अपना एक विज़न रखता है कि मैंने आईएएस करनी है, जब उनके पेरेंट्स का एक विज़न है कि मैंने आईएएस करवानी है अपने बच्चों को, तो कब से प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए? क्या राइट एज है सर इस चीज़ के लिए? देखिए, जो वेल ग्रूम्ड बच्चा है, जिसकी स्कूलिंग ठीक हुई है, एवरेज कैलिबर का बच्चा है, 10वीं 11वीं या 12वीं के बाद जरूर शुरू कर देना चाहिए, उससे ज़्यादा लेट ना करें। अब वो ज़माने गए कि भैया पहले बीए कर लो, एमए कर लो, 23-24 के हो जाओगे, बढ़िया जाएंगे, फिर पेरेंट्स शादी का दबाव डालेंगे, नौकरी का दबाव डालेंगे, फिर बच्चों को ये टेंशन रहती है भैया कुछ ना कुछ तो ले ही लें, आईएएस तो बाद में देखें, क्लर्क तो बन ही जाएं। तो फिर वो नौकरियां में हम जब उलझ जाएंगे, नौकरियों में, छोटी नौकरी में, तो फिर बड़े एम्स हमारे दूर होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए राइट टाइम इसका स्टार्ट करने का क्लास 12th के बाद है। 12th से लेट नहीं करना चाहिए, पर फिर भी अगर हम थोड़े फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर के बाद भी स्टार्ट करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत लेट ही हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि हमने कुछ और जीवन में सीखा है, वो भी आगे काम आता है। तो
प्रिसाइसली अगर आप पूछना चाहें तो 12th के बाद तैयारी करने की राइट एज होती है बच्चों की। तो आप जैसे कह रहे हैं कि 10th या 12th से स्टार्ट कर लेनी चाहिए इनको प्रिपरेशंस अपनी। तो कई बार स्टूडेंट के माइंड में आता है कि मैंने नॉन मेडिकल कर ली +2 तक, तो उसके माइंड में आता है कि यार IAS करना चाह रहा हूँ बट ये मेरा फील्ड ही नहीं रहा, बिकॉज इसमें हिस्ट्री की नॉलेज बहुत मैटर करती है। तो आपके अकॉर्डिंगली एक नॉन मेडिकल या मेडिकल का स्टूडेंट भी IAS कर सकता है? देखिए IIT वाले इंजीनियर भी IAS करते हैं, जो MBBS MD करके आए हैं वो भी IAS करेंगे, जो CA करके आए वो भी IAS करेगा, जो लॉ करके आए वो भी IAS करेगा, जो US से MBA करके आए हो सकता है वो भी तो IAS इट्स करेगा। ओपन फॉर ऑल। ओपन फॉर ऑल। ये बच्चों को ये मिथ क्यों है? ये मिथ ही है, आप समझिए, आप ये भ्रम ही है, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि UPSC में ये हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी यही पूछा जाता है। हिस्ट्री UPSC में साइंस भी पूछा जाता है, उसको हम तवज्जो नहीं दे रहे। ये थोड़ी हवा ऐसी बनी हुई है कि हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस जिसको आती है, भैया तुमने तो MA पॉलिटिकल साइंस किया है तो आप तो फिर IAS करो। ऐसा कुछ नहीं होता। पॉलिटिकल साइंस वन ऑफ द पार्ट्स है, सिलेबस का एक हिस्सा है। सिर्फ पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री ही UPSC नहीं है। तो सभी लोग IAS कर सकते हैं। 12th तक जिन लोगों ने नॉन मेडिकल किया है रादर ठीक रहता है। 12th तक साइंस पढ़ना चाहिए। साइंस बच्चों को थोड़ा शार्प बनाती है। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने 10th के बाद आर्ट्स ले लिया या कॉमर्स ले लिया वो कुछ डिसएडवांटेजेस पोजीशन पर हैं, पर फिर भी हम ये चाहते हैं कि बच्चे अगर 12th तक साइंस पढ़ें तो ठीक है, दिमाग तेज दौड़ता है, खोपड़ी दौड़ती है साइंस मैथ्स वालों की। वो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस वालों की थोड़ी सी बुद्धि ब्लंट होनी शुरू हो जाती है, फिर थोड़ा बच्चे कैजुअली लेना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ये तो हो ही जाती है, साइंस में जोर लगता है, तो थोड़े से ऑन देयर टोज रहते हैं बच्चे। तो 12th तक साइंस और उसके बाद फिर ह्यूमैनिटीज़ की तरफ शिफ्ट कर जाना चाहिए। फिर साइंस को ड्रैग मत करो आप, BSc की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। नुकसान नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है। जिन लोगों का फोकस ही UPSC है तो भैया फिर 12th के बाद सीधा अटैक करना आपको शुरू कर देना चाहिए। ऐसा करना चाहिए बच्चों को 12th के बाद। तो कई बार स्टूडेंट के माइंड में आता है कि यार टॉपर्स ही IAS बन सकते हैं, तो क्या सर बिलो एवरेज स्टूडेंट भी IAS कर सकता है? गगन जी, किसी ज़माने में दिल्ली में मैं एक रिक्शा पर बैठा, जो रिक्शा चलाने वाला था, उसकी रिक्शा की टोकरी होती थी उस ज़माने में, उसकी रिक्शा की टोकरी में हिंदू इंडियन एक्सप्रेस रखा था। अच्छा। वो भी तैयारी कर रहा था। उससे बातचीत हुई, दोस्ती हुई, पता लगा वो निकल भी गया। तो पैसे का और UPSC का कोई रिलेशन नहीं है। रादर आप ये समझिए, पैसे का और ज्ञान का भी रिलेशन नहीं है। एक शिक्षा, एक एजुकेशन और एक अपनी सेहत, ये अपनी मेहनत से ही आनी है। नहीं तो आप समझ सकते हैं देश के बड़े बड़े अमीर लोग भी, है ना, पैसे से सेहत खरीद लेते। तो एक अपनी मेहनत करेंगे तो आपको एजुकेशन मिलेगा, अपनी मेहनत से ही आप UPSC क्लियर करोगे। तो इसमें पैसे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। इतना ही रोल है कि हमारी स्कूलिंग ठीक हो जाए, थोड़ा कापी किताबों के लिए पैसे मैनेज हो जाएं। अदरवाइज़ ये भी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। जो रियल चीज़ चाहिए होती है UPSC या इस तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम्स पास करने के लिए, वो चाहिए होता है जज्बा। जज्बा है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो सब कमियां ओवरकम हो जाती हैं। जज्बा ही नहीं है तो दुनिया भर की कोचिंग्स भी कर ली हैं बच्चों ने, माँ बाप ने AC भी लगा दिए हैं, एक बेल बजाते ही कॉफ़ी भी आ जाती है, रात रात भर पढ़ने का ड्रामा भी करते हैं, पेपर फिर भी पास नहीं। तो आपके अकॉर्डिंग एक करंट और एक फायर होना बहुत ज़रूरी है। फायर होना ज़रूरी है विद प्रॉपर गाइडेंस। खाली फायर भी काम नहीं करेगा। नवीन जी, जैसे सुनने में आता है कि IAS मतलब एक रिच लोगों की गेम है, तो इज़ इट ट्रू? गगन जी, एक अपनी शिक्षा और एक अपनी सेहत, ये दोनों चीज़ें अपनी मेहनत से ही मिलनी है। ये पैसे से हासिल नहीं होनी। जिम ज्वाइन करने से भी हम बॉडी नहीं बना सकते, पसीना बहाना पड़ेगा। ऐसी किताबें घर लाने से, बड़ी बड़ी कोचिंग ज्वाइन करने से भी हम ऑफिसर नहीं बन सकते। हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो पैसे से ये चीज़ें नहीं खरीदी जा सकती। पैसा एक फैसिलिटेटर हो सकता है, थोड़ी मदद कर सकता है। और हिंदुस्तान में आजकल पैसा ना भी हो फिर भी दुनिया भर के प्लेटफॉर्म खुल गए हैं। आजकल बच्चे चाहें तो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं, अगर थोड़ा पॉजिटिव जज्बा है उनके अंदर, फीलिंग है कुछ करने की जीवन में, और देश सेवा की भावना रखते हैं, तो कोई ना कोई रास्ते निकल ही आते हैं। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन कितना मैटर करता है सर? देखिए, कम्युनिकेशन को हम लोग अलग तरीके से समझते हैं। बच्चे कम्युनिकेशन को ये समझते हैं कि यस सॉरी थैंक यू, यस यस आई एम कमिंग, आई एम, इस तरह बोलने को कम्युनिकेशन समझते हैं।
कम्युनिकेशन बेसिकली इज मीटिंग ऑफ माइंड्स। आप जो कहना चाह रहे हैं अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो आपकी कम्युनिकेशन या तो कम्युनिकेशन बढ़िया है। आप काला घोड़ा कह रहे हैं, मैं सफ़ेद घोड़ा समझ रहा हूँ, तो हमारी कम्युनिकेशन हो ही नहीं रही, मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है। ये लाइफ में सब जगह काम आनी है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स ये सब जगह काम आते हैं जीवन में। सिर्फ या सॉरी थैंक यू इस तरह बोलने को हम कम्युनिकेशन ना समझें। कम्युनिकेशन इज़ बेसिकली क्लैरिटी ऑफ थॉट से आनी है। जब विचारों की हमारी क्लैरिटी है वही चीज़ें बाहर एक्सप्रेस होनी है। हम खुद ही कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में हैं, समझ नहीं आ रहा है इसको क्या कहें, ये कहें तो ऐसा होगा, ना कहें तो कैसा होगा, तो फिर हम आगे एक्सप्रेस जो करेंगे वो भी कंफ्यूज्ड आंसर्स आगे एक्सप्रेस करेंगे। उससे थोड़ी सी गड़बड़ होती है। आंसर राइटिंग में भी गड़बड़ होती है, इंटरव्यूज़ में भी गड़बड़ होती है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो यूपीएससी हम में ढूंढती है, सिविल सर्वेंट्स में ढूंढती है, एस्पिरेंट्स बडिंग सिविल सर्वेंट्स में ढूंढती है, वो क्लैरिटी ऑफ थॉट ही ढूंढती है। राइट। चीज़ों की समझ है या नहीं, उलझा हुआ तो नहीं है। हम खुद सोच के देखें गगन जी, उलझे हुए आदमी को डीसी की कुर्सी पे बिठा दें तो डिस्ट्रिक्ट का क्या हाल होगा। बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल थॉट्स क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो पूरे ज़िले की समस्या को शांत मन से समझे, फिर उनके सॉल्यूशंस की तरफ काम करे। एक डीसी जब डीसी की कुर्सी पे बैठता है तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी उसे मिलने आएंगे। वो पावर सप्लाई की बात करेंगे, रॉ मटेरियल की बात करेंगे, वो रेपो रेट की बात भी करेंगे, बैंकिंग की बात भी करेंगे। एक रेडी चलाने वाला भी डीसी साहब से मिलने आएगा कि बड़ी परेशानी है जी, आजकल गलियों में चक्कर नहीं काटने देते, घर नहीं चल रहा है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। स्कूल टीचर भी अपनी समस्याएं लेके आएंगे। बिजली सिस्टम ठीक रखना है, बच्चों के एग्जाम्स हैं, पावर सप्लाई फेलियर ना हो, ये भी डीसी साहब को ध्यान रखना है। खेती भी ठीक हो, पानी नीचे चला गया, अब समझिए डीसी साहब बैठे हैं, गांव के लोग आके समझा रहे हैं जी पानी नीचे चला गया। अब जिसने पढ़ाई नहीं की उसको समझ ही नहीं आएगा पानी कहाँ नीचे जाता है। तो ये सब पढ़ाइयाँ उसी चीज़ के लिए तैयार करती हैं डीसी साहब को, ताकि डीसी साहब तुरंत ये बातें समझ पाएँ और उसके निवारण सोल्यूशन पर भी काम करें। तो यही ओवरऑल ग्रूमिंग जिसकी है, क्लैरिटी ऑफ थॉट है, उसे ही वो डीसी बनाना चाहते हैं, उसे वो ऑफिसर बनाना चाहते हैं और पूरे देश की बागडोर उनके हाथों में सौंपना चाहते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बच्चों की क्लैरिटी ऑफ थॉट है, साफ सुथरा सोचना, साफ सुथरा एक्ट करना। राइट। ये वो चाहते हैं। तो नवीन जी, जैसे कई बार हम देखते हैं कि आईएएस 1 गो में नहीं क्लियर कर पाया बच्चा, तो आप ब्रेन ट्री आईएएस में किस तरह से स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं? मोटे तौर पे बात समझिए, यूपीएससी ने सिलेबस ही ऐसा रखा है जिसको रीजनेबली, एक जो ह्यूमनली पॉसिबल है, रीजनेबली कवर करने में 1-1.5 साल लगता है। राइट। बहुत ही इंटेलिजेंट आइंस्टाइन तो हम हैं नहीं, और आइंस्टाइन उनको चाहिए भी नहीं। न्यूटन आइंस्टाइन नहीं चाहिए यूपीएससी को। इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि उनको इस तरह के लोग, इतने इंटेलिजेंट लोग क्यों नहीं चाहिए। यूपीएससी चाहती है कि दुनिया भर की बातें आप पढ़ के समझ के आओ। वो पढ़ने में, समझने में, कवर करने में, अंडरस्टैंडिंग करने में, उसको सबसाइड करने में, अंदर जाने में और हमारी पर्सनैलिटी में आने में थोड़ा टाइम लगता है। जब तक वो चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी में नहीं आती, हमारे आंसर्स में रिफ्लेक्ट नहीं होती, हमारी क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं आती, हम ठीक से जवाब नहीं दे पाते हैं। इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जिन बच्चों ने 2-3 साल पहले लगा लिए हैं, पहला अटैम्प्ट देने से पहले, तो पहले अटैम्प्ट में कर जाते हैं। अब सीधा ही हमने 6-8 महीने पहले तैयारी शुरू की और अटैम्प्ट दे दिया, तो ऐसे लगा कि एक अटैम्प्ट में हुआ नहीं, फिर दूसरा दिया, दूसरे में नहीं हुआ, ऐसा लगता है कई अटैम्प्ट लग गए, बहुत टाइम लगता है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता। थोड़ा तैयारी तरीके से करें, 1-1.5 साल पहले ठीक से लगा के फिर पहला अटैम्प्ट दें, तो निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपके अकॉर्डिंगली कितने अटैम्प्ट, अगर सपोज करो किसी ने 2 बार 3 बार 4 बार ट्राई कर लिया, नहीं क्लियर हो पा रहा, तो आपके अकॉर्डिंगली कब उसको हैंड्स अप कर देना चाहिए, भाई अब मेरे से नहीं होगा? देखिए गगन जी, जो जीवन में हैंड्स अप करने वाले लोग हैं उनका कभी होता ही नहीं है। राइट। ये तो किलर इंस्टिंक्ट चाहिए यहाँ, तो ये तो डू और डाई वाला काम है, पर थोड़ा समझदारी से, है ना। ये बिल्कुल ठीक बात है, थोड़े बैकअप ऑप्शंस भी अपने को रखने चाहिए। जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, इस तरह के एग्ज़ाम्स की, समंदर जितनी पढ़ाई करते हैं, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें एहसास होता है अरे कितना कम आता है हमें। जब तक किताब नहीं खोलते तो हम एक अलग ही हवा में होता है, तब तक सब कुछ आ रहा होता है। सब कुछ आता है।
जिस दिन किताब खोल के पढ़ने लगते हैं, जिस दिन समंदर में पहला पैर रखते हैं और नीचे चलते जाते हैं, तो पता लगता है समंदर कितना गहरा है। बिल्कुल। हाँ, तो इसी तरह से यूपीएससी की तैयारी करते वक्त इतना ज्ञान हमें हो जाता है, इतनी बातें हमें पता लगती हैं दुनिया भर की, कि यूपीएससी अगर ना भी हो तो दुनिया भर के रास्ते और खुलेंगे। एक तो स्टेट सर्विसेज होता है, पीसीएस, एचसीएस, एचएएस, ये करते हैं बच्चे, इस तरह के एग्ज़ाम्स की तरफ जाते हैं। फिर और भी छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं, इंस्पेक्टर लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, बच्चे उधर जाते हैं। तो ब्रेन ट्री आईएएस में आप सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस भी करवाते होंगे? ये सब हो ही जाती हैं। अच्छा, ये तो हाथी के पैर में सबका पैर है। ठीक है। जिसने यूपीएससी की तैयारी की वो सब चीज़ें कवर हो सब जाती भी हैं। आएगा। बस हल्का फुल्का थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करना पड़ता है। किसी एग्ज़ाम में थोड़ा मैथ्स का वेटेज ज़्यादा होता है, तो बोलते हैं भैया बच्चों को, भैया मैथ्स का पेपर है, थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा कर लो। बेसिक सब बच्चों ने पढ़ा ही होता है, ठीक है। इस तरह से होता है। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं होती। जब तक दम में दम है, ये जब तक अटैम्प्ट देती है यूपीएससी, सबको ट्राई जरूर करना चाहिए और देखते रहना चाहिए कि पिछली बार कमी कहाँ रही। गगन जी देखिए, आप समझिए, आज मुझे अपना लास्ट यूपीएससी दिए 20-22 साल हो गए। शायद ही कोई ऐसा दिन होता हो जब मैं रिपेंट ना करता हूँ, अरे ऐसे नहीं, ऐसे करना था। मतलब आज भी हमें एक अटेम्प्ट दिया जाए तो हम आज भी यूपीएससी देने को तैयार हैं। और रिटायरमेंट की एज पर हैं हम लोग लगभग। देखिए कितना चार्म है और कितना ये प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम्स हैं, कोवेटेड एग्ज़ाम्स हैं, सबको ऐसे पद चाहिए। तो आज भी हम ये सोचते हैं कि अगर मौका मिलेगा तो देश सेवा का, समाज सेवा का, हम आज भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने को तैयार रहते हैं। तो ये तो जब तक अटेम्प्ट हैं बच्चों के, तब तक ज़रूर कोशिश करते रहना चाहिए। रादर हमेशा ये ध्यान रखें कि कमी क्या रही, अच्छे मेंटर से, अच्छे गाइड से मिलके अपने आंसर्स चेक करा के कोशिश करें कि पिछली कमियों को दूर करके फिर से नए जोश वेगर के साथ अपना अटेम्प्ट दें, छोड़े ना। ऑनलाइन प्रिपरेशन करनी चाहिए आईएएस की या ऑफलाइन करनी चाहिए? देखिए गगन जी, ऑनलाइन मीडियम, ऑनलाइन पढ़ाइयाँ, ये ज़बरदस्त पढ़ाइयाँ हैं, ऑनलाइन के तरीके, पर हम लोग उसका प्रॉपर इस्तेमाल, उसका यूटिलाइज कर नहीं पाए। ऑनलाइन में कोई परेशानी नहीं होती। घर बैठे टीचर आपके सामने है, आपके लैपटॉप स्क्रीन पर आ गया है, आपसे इंटरेक्ट भी कर रहा है, आप बातचीत भी कर रहे हो। बिल्कुल। तो क्यों दूर बड़े शहरों में जाना, पीजीज में रहना, होमली फूड ना खाना, पेट खराब करना, इसकी क्या आवश्यकता है? कोई ज़रूरत नहीं है। परेशानी क्या है? तो फिर ऑनलाइन क्यों नहीं इतना हिट है, लोगों को क्यों नहीं पसंद आया? एक तो बच्चे सीरियसली लेते नहीं हैं काम को, घर में अलग कमरे में बैठ के पढ़े नहींगे, फ़ोन पे क्लासेस लगाने की कोशिश करेंगे, वो डेडिकेशन बनती नहीं है, वो डिसिप्लिन बनता ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ हमारे हाथ में ही है। जब आप ऑफलाइन कोई कोचिंग्स वगैरह ज्वाइन करते हो तो एक टीचर, मेंटर की नज़रें आपको हमेशा देखती हैं, बिल्कुल। वो आपको गाइड भी करना चाहती हैं। आप भटक रहे होते हैं तो थोड़ा सा टीचर नज भी करता है आपको समझाता भी, अरे क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे करो। ऑनलाइन में ये चीज़ें थोड़ी सी कम हो जाती हैं। पेरेंट्स अगर अच्छे हैं, समझदार हैं, सियाने हैं, नज़र रखे हैं, तो ऑनलाइन में भी कोई हर्ज नहीं है, कर लेना चाहिए बच्चों को। लेकिन थोड़ा सा मैंने देखा है आजकल ऑनलाइन में थोड़ी मेंटरशिप कम है और क्वालिटी टीचिंग की कमी हो जाती है। ऑनलाइन तो फिर खुला प्लेटफॉर्म है, जिसने एक प्रीलिम्स दिया है, पास हुआ है, नहीं हुआ है, वो भी ऑनलाइन टीचर बन के बैठ गया, तो फिर बच्चों को थोड़ा नुकसान होता है। ये बच्चों को ध्यान रखना चाहिए इस तरह से। तो आप कह रहे थे कि आपने वर्ड यूज़ करा था कि बड़े शहरों वाली बात आपने करी थी, तो आपके अकॉर्डिंगली अगर किसी ने आईएएस करनी है तो क्या उसको, अगर वो एक स्मॉल सिटी से है या विलेज से है, तो उसको पहले बड़े शहर में शिफ्ट होना पड़ेगा? कमाल की बात ये है गगन जी, ज़्यादातर ऑफिसर्स वो हमारे रूरल एरिया से निकलते हैं, अच्छा। रूरल बैकग्राउंड से निकलते हैं। तो बड़े शहरों का चार्म ऐसा बिल्कुल नहीं। अब दिल्ली दुनिया भर के लोग तैयारी करने जाते हैं, एज सच देखा जाए तो दिल्ली के जो लोकल्स हैं वो तो बहुत कम लोग हैं तैयारी करने वाले। बिल्कुल। बॉम्बे वाले तो यूपीएससी कुछ जानते ही नहीं है उतना जितना इधर के लोग जानते हैं। बिल्कुल। तो बड़े शहरों का इस बात से कोई रिलेशन नहीं है। छोटे शहरों से भी बच्चे निकलते हैं, रादर छोटे शहरों से बच्चे अब ज़्यादा निकलते हैं। पहले तो वो ज़माने थे कि छोटे शहरों में चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, अच्छे स्कूल नहीं थे, अच्छे टीचर नहीं थे। अब तो ये सब जगह ये बातें, फैसिलिटीज़ पहुंच गई हैं, तो बच्चे स्मार्ट हैं, सियाने हैं, छोटे शहरों से भी निकलते हैं। हाँ, बड़े शहर में कोई अच्छा टीचर है, मेंटर है, उससे पर्सनली मिलने जाना है, तो ये वो बच्चों को ज़रूर करना चाहिए, उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, चाहे वो बड़े शहर में हो छोटे शहर में हो, इस तरह से। तो नवीन जी, जैसे आपने बताया कि ये पढ़ाई का समुंदर है, तो सुनने में आता है कि 18-18 घंटे पढ़ना पड़ता है, तो क्या ये सच है? गगन जी 24 घंटे तो टोटल हैं,
डॉक्टर्स बोलते हैं 7-8 घंटे जरूर सोना है, साउंड स्लीप आपको चाहिए चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी वाला कंसेप्ट है। ट्रू। बचे 16 घंटे, 8 घंटे तुम सो गए, 16 घंटे 2-3-4 घंटे नहाना धोना खाना पीना, तो सिर्फ यही किया, सोए और नहाना धोना किया तो भी 12 ही घंटे बचे, तो 18 तो बचते ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये भ्रम है, ये मिथ है, ये बच्चा लोग आपस में एक दूसरे को डराते हैं। होता क्या है, प्रैक्टिकली ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है इतने घंटे हम लगातार पढ़ पाएँ। किसी दिन जोश में आके हमने 15, 16, 18 घंटे पढ़ भी लिया तो अगले दिन हम पूरा सोने में निकाल देंगे, तो फिर बैलेंस बिगड़ गया। राइट। जिन लोगों का बैलेंस बिगड़ा हुआ है, पर्सनैलिटी का बैलेंस बिगड़ा हुआ है, यूपीएससी को चाहिए ही नहीं। यूपीएससी कहती है भैया अगर तो 18 घंटे पढ़ पढ़ के यहाँ आया है ना, मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे तो वो चाहिए जो मज़े में 5-7 घंटे पढ़ रहा है, साथ पिक्चर भी देख रहा है, गर्लफ्रेंड के साथ कॉफ़ी भी पी रहा है, मतलब ठीक है बैलेंस्ड आदमी है, जीवन में हर काम कर रहा है, तरीके से कर रहा है, वो ऐसे लोग चाहिए होते हैं। तो 18 घंटे का कंसेप्ट बिल्कुल उचित नहीं होता। अगर मुद्दा 18 घंटे का ही होता तो यूपीएससी एक फॉर्म भरवा लेती, भैया कितने घंटे पढ़ के आए बताओ, तभी नंबर दूंगी। गगन जी ज़्यादा ये अच्छा रहेगा कि बजाय क्वांटिटी के हम क्वालिटी पर फोकस करें। 1 घंटा पढ़ लें, 2 घंटा पढ़ लें, हो सकता है वो 18 घंटे के बराबर ही निकल आए अगर ध्यान से पढ़ें, शांत मन से पढ़ें। ये 18 घंटे का कंसेप्ट कहाँ से आता है? जब बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते, अंधाधुंध पढ़ते हैं, बिना मेंटरशिप के पढ़ते हैं। पढ़ना चाहिए कैसे? जब भी हम पढ़ें हमारी आँखों का और बुक का कनेक्शन तो हो ही हो, ये तो सबका ही होता है। एक्चुअली ये दिमाग वाला कनेक्शन बच्चे हटा देते हैं। हमेशा पढ़ते वक्त ऐसे पढ़ें बच्चे। सब यूपीएससी एस्पिरेंट्स को मैं बात बताना चाहूँगा, हमेशा पढ़ते वक्त ध्यान रखें आँख और बुक के साथ दिमाग वाली मशीन भी चलती रहे। हमेशा ऐसे पढ़ें, अच्छा टाना ना 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 ये कह रहा है, ये तो वो यहाँ तो ये बात चली थी, ये क्या बात कह रहे हो आप? अगर इस तरह से आप इंटरेक्ट करेंगे, समझ के पढ़ना चाहिए आपकी समझ के वो चीज़। अपनी बुक्स के साथ न्यूज़पेपर रीडिंग करते इंटरेक्ट करो, वो ये क्या बात हुई ट्रम्प साहब, ये क्या कर रहे हो आप, कल तो आप ये कह रहे थे। अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी बोझ नहीं लगेगा, पढ़ने में आनंद आएगा। एंड व्हेन यू स्टार्ट लविंग योर वर्क यू विल नॉट हैव टू वर्क फॉर अ सिंगल डे। लगे ही नहींगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ। अदरवाइज बच्चे इतने प्रेशर में रहते हैं, यूपीएससी चल रही है, यूपीएससी चल रही है, अभी नहीं होगा, अभी तो जीवन में यूपीएससी चल रही है। तो ऐसे बच्चों का पेपर भी पास होना मुश्किल हो जाता है अनफॉर्चुनेटली। बड़े दुर्भाग्य की बात है, बहुत मेहनत करने के बाद भी वो सक्सेस नहीं मिल पाता। बस तरीके ठीक हो, क्वालिटी पे ध्यान दें। तो नवीन जी, कई बार हम लोग देखते हैं, जैसे आपने बताया कि दिमाग से पढ़ें और आँखों से पढ़ें, राइट। उसने दिमाग से भी पढ़ा, आँखों से भी पढ़ा, समझ के भी पढ़ा, बट वहाँ पे कुछ सिलेबस कुछ और ही याद आता है। तो उस पोजीशन को कैसे टैकल करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को? देखिए, हर कोचिंग, हर टीचर आपको इस चीज़ के लिए तैयार करता है, या हर पेरेंट भी डाल लो आप इसमें। पेरेंट हमें इस चीज़ के लिए तैयार करते हैं कि लाइफ में आगे कुछ भी संकट आ सकता है, तुम झेलने लायक हो। टीचर का भी यही रोल होता है। टीचर ये नहीं बता पाएगा आगे ये क्वेश्चन आएगा, इसको ऐसे करना, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इसको टैकल करने का ये तरीका है। जो क्रिकेट का कोच अपने प्लेयर्स को बैटिंग करना सिखा रहा है तो दुनिया भर की डिलीवरीज की प्रैक्टिस कराता है, पर उसे ये नहीं मालूम है ग्राउंड में कौन सी आएगी, ग्राउंड में कैसी बॉल आएगी, वो प्लेयर को अपने आप देखना है। कोच ने तैयार कर दिया अब आपको। तो काइंडली स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स ये बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें कि कोचिंग में ये तो कराया नहीं, ये क्या आ गया सामने। बहुत से बच्चे एग्ज़ाम देने के बाद ऐसा आते हैं हमारे पास कि सर जो क्लास में किया था वो तो थोड़ा ही आया, पर पेपर पास हो गया मेरा। वो समझ नहीं पाते कि एक्चुअली टीचर ने, कोच ने आपकी ग्रूमिंग किस तरह से की है, कि किस जैसी भी डिलीवरी आ जाए आपके सामने, जैसी बॉल आ जाए आप छक्का मारने के लिए तैयार हो। कोच इस तरह से तैयार करता है। और फिर अब ये भी समझिए, यूपीएससी का कोई सिलेबस नहीं है। कहने को सिलेबस है, ये अनंत हैं ये पढ़ाइयाँ, पता नहीं कहाँ से क्या पूछ लें। कोई जीवन में कभी चौथी पाँचवीं क्लास में कोई बात आपके दिमाग में आई होगी, वो यूपीएससी में वहाँ स्ट्राइक करेगी पेपर देते, और ये बात तो वो वाली है। तो ऐसे यूपीएससी को सिलेबस में बांध लें, ऐसा हिंदुस्तान में कोई है नहीं। जहाँ ये पूरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, टीचर सोचना बंद करते हैं,
यूपीएससी वहाँ से सोचना शुरू करती है। गगन जी, यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर देख के आपके मन से पहला जो निकलता है वो होता है वाह क्या पेपर बना है। मतलब क्वेश्चन की भी एक क्वालिटी होती है। एक तो सीधा क्वेश्चन होता है, देख के लगता है किसने बनाया ये क्वेश्चन हल्का। बिल्कुल। कभी कभी किसी सिविल स्टेट सर्विसेज के एग्जाम्स में, हाई कोर्ट्स वगैरह में पिटीशंस होती हैं, तो पेपर पेश किया जाता है तो पता लगता है एक गाइड से उठा के यूं कि उस सीरीज में 20 क्वेश्चन डाल दिए गाइड से उठा के, तो क्या तो क्वालिटी रहेगी उन क्वेश्चंस की। यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर देख के मन से एक बार आवाज़ निकलती है वाह क्या क्वेश्चन बनाया है। तो जब यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन बनाती है तो हम लोग बच्चों को इसलिए तैयार करते हैं कि कुछ भी सामने आ जाए आप संभाल लोगे, ये सामने आएगा ये जरूरी नहीं है। तो बिल्कुल बच्चे ऐसा ना समझें कि जो हमने पढ़ा है वही आएगा। टीचर आपको इस चीज़ के लिए तैयार करेगा कि जो मैं करा रहा हूँ ऐसा ही कुछ आएगा, इसको आप संभाल लोगे। जैसे पेरेंट अपने बच्चों को तैयार करता है कि जीवन में कोई भी संकट आएगा बेटा तो देख लेगा, संभाल लेगा, इतना हमने तुझे तैयार कर दिया है। इसको ऐसे समझिए हम। तो जैसे आप पिछले 20 ईयर से आईएएस की टीचिंग प्रोफेशन में हैं, तो कोई 3 बुक्स आप रेफ़र करेंगे स्टूडेंट्स को? देखिए, जैसा हम जिक्र कर रहे हैं है तो ये समंदर, बिल्कुल, पर फिर भी सिर्फ कोई 2-3 किताबें, हाँ जी, सिर्फ 2-3 किताबों का जो आपको बहुत अच्छी लगती हो। गगन जी, मेरा अच्छा लगना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चों के काम क्या आएंगे। या बच्चों के काम की। बेस बनाने के बाद अगर मात्र 1-2-3 किताबें पिक करनी हो तो बिपिन चंद्र की एक किताब है, इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस एंड इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ओके, मतलब आज़ादी से पहले का भारत जिसमें आज़ादी की लड़ाई है और आज़ादी के बाद का भारत। राइट, एक्चुअली सिविल सर्वेंट है क्या, वो भारत की आत्मा को ही समझेगा, बिल्कुल, तभी भारत के लोगों का भला कर पाएगा। बिल्कुल ठीक। तो भारत की आत्मा आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, ये अच्छे से जानने के लिए, फील लेने के लिए, ये 2 किताबें मेरी तरफ से रिकमेंडेड हैं। बाकी बहुत अच्छी किताबें, बहुत अच्छे ऑथर्स हैं जीवन में, भारत में, तो ये मैं बच्चों को चाहता हूँ ये ज़रूर पढ़ें। तो नवीन जी, जैसे नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपके अकॉर्डिंगली जो रेडीमेड नोट्स के ऊपर ही वर्क करना चाहिए या स्टूडेंट्स को नोट्स भी प्रिपेयर करने चाहिए? गगन जी, रेडीमेड नोट्स दिल्ली में या और शहरों में पटरियों पर मिलते हैं, फोटो स्टेट 1000-1500 रुपये में। राइट, अगर वही नोट्स पढ़ के आईएएस बनते होते तो दुनिया भर ऐसी चल जाती। बच्चे ये समझते नहीं नोट्स होते क्या हैं। नोट्स प्रिंटेड किसी और के तो छोड़ो, किसी और के क्लास नोट्स भी काम नहीं आते। ट्रू, नोट्स का कंसेप्ट ही नहीं समझते बच्चे। नोट्स का मतलब होता है टीचर जो पढ़ा रहा है, आपकी फ्रिक्वेंसी मैच हुई टीचर के साथ, पढ़ाते वक्त जो आपने टीचर के साथ समझा, साथ साथ लिखा, पूरी वो एक पिक्चर बनी, साथ साथ ऐसे चले आप, टाना ना 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 ना, ऐसे, वो हैं रियल नोट्स। और ये नोट्स जब आप बनाओगे, हर सब्जेक्ट के पूरे नोट्स मान लीजिए एक एक रजिस्टर में तैयार हो जाते हैं। अगर आपने अच्छे से क्लास लगाई, टीचर को सुना, समझा, वही नोट्स बनाए, जब आप दोबारा वो नोट्स पढ़ोगे, वो टीचर का पूरा लेक्चर, वो पूरी पिक्चर आपके दिमाग के सामने घूम जाएगी। वो पूरा रजिस्टर, एक पूरा सब्जेक्ट आपका हो सकता है 5-7 घंटे में रिवाइज हो जाए। बिल्कुल, अगली बार रिवाइज करोगे उसको तो वो 2 घंटे में रिवाइज होगा, नेक्स्ट रिवीजन 1 घंटे में, अगली रिवीजन आधे घंटे में, आखिरी वक्त में पूरा सब्जेक्ट 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। और ऐसे 8-10 सब्जेक्ट हैं, तो मतलब टोटल यूपीएससी की तैयारी 1.5-2 घंटे में सिमट जाएगी अगर तरीका ऐसा हो नोट्स बनाने का, उसको समझा हुआ हो। तो नोट्स का कंसेप्ट ये होता है। प्रिंटेड नोट्स, किसी और के नोट्स बिल्कुल काम नहीं आते। इस तरह से बच्चों को बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। तो अगर ब्रेन ट्री आईएएस से कोई भी कोचिंग ले रहा है, तो आपके अकॉर्डिंगली उस स्टूडेंट के आप क्या सोचते हो भी कैसे स्टेटस होने चाहिए व्हाट्सएप के ऊपर? व्हाट्सएप स्टेटस के लिए गगन जी बच्चे अपने तरीके से लगाएं, पर मेरा ये मानना है, मैं स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ इस बात का, कि सक्सेस में हार्डवर्क और लक का रेशियो है वो 80:20 है। 80% इज़ अ हार्डवर्क, 20% किस्मतें साथ दे रही हैं। कोई क्लिक कर गई चीज़ें, आज ही हमने कुछ बात डिस्कस की, वही 2 क्वेश्चन सामने हैं, 5-7 नंबर का फ़र्क पड़ गया, उसी से आप आईपीएस से आईएएस में आ गए। इस तरह से चीज़ें थोड़ी सी लक पर चल पड़ती हैं। पर बच्चे सोचे भाई मेरी किस्मत में नहीं था आईएएस बनना। ओ किस्मत नहीं भैया, कुछ और चीज़ ढूंढिए, किसी और चीज़ को दोष दीजिए, हमने मेहनत अच्छे से नहीं की या हमारे तरीके ठीक नहीं रहे होंगे, इस तरह से।
व्हाट्सएप स्टेटस बच्चों को ये रखना चाहिए, या अपने दिमाग में ये बात रखना चाहिए। एक कहावत है, मोर यू स्वेट इन पीस टाइम लेस यू ब्लीड इन वॉर। शांति के समय में जितना आप अभ्यास करोगे, पसीना बहाओगे, उतना युद्ध में खून कम बहाना पड़ेगा। इसका अर्थ ये है भैया, खूब मेहनत करो, डट के मेहनत करो, ताकि आगे आने वाले जीवन में खून ना बहे आपका, तकलीफ ना हो आपको। इस तरह से बच्चे अपने आप को मोटिवेट करते रहें कि भैया अभी खूब पसीना बहा लें, ताकि आगे जीवन में तकलीफें ना हो। तो अगर हम बात करें यूपीएससी कोचिंग की, तो क्या सचमुच यूपीएससी की कोचिंग लेनी चाहिए या सिर्फ एक बिजनेस बना हुआ है सर? अच्छा मेंटर, अच्छा गाइड, वो पेरेंट भी हो सकते हैं हमारे। बिल्कुल। ये किस्मत वालों को मिलते हैं, जिनको ये चीज़ें मिली हैं वो जीवन में सक्सेसफुल हुए हैं। ट्रू। गुरु तो अर्जुन को भी चाहिए था, बिल्कुल। है ना, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये इसलिए हमारे इतिहास में, माइथोलॉजी में फेमस है। गुरु का, कोचिंग का रोल तो इम्पोर्टेंट है, पर देखना ये जरूरी होता है, क्या हम में वो नज़र है ठीक गुरु समझने की, गुरु धारण करने की। मेरी बच्चों से हमेशा ये एडवाइस है, गुरु धारण करने से पहले ठोक बजा लीजिए, 1000 बार चेक कीजिए, परखना चाहिए उसको। बिल्कुल परखें। एक बार गुरु धारण कर लिया, फिर उसकी पूंछ पकड़ लीजिए, फिर वो जैसा कहे उसके अनुसार चलिए। फिर दाएं बाएं से सुन के, सर वो ये कह रहे हैं, यूट्यूब पे ये लिखा है, ऑनलाइन ये चर्चाएं हो रही हैं, इनसे बचें। फिर आजकल तो ऑनलाइन गुरु बहुत बने हुए हैं। ऑनलाइन गुरु बहुत बने हैं। हाँ, इससे बच्चे अनफॉर्चुनेटली गाइडेड कम और मिसगाइडेड ज़्यादा है। बहुत से बच्चे 2-2, 3-3 साल से सो कॉल्ड तैयारी कर रहे हैं, सो कॉल्ड, एक्चुअली तैयारी नहीं कर रहे। सामने बैठते हैं, कुछ 2 बेसिक सवाल पूछते हैं, तो सिंपैथी होती है उनके साथ कि कितने टाइम से कितना पैसा भी खर्च कर रहे हो, फीसें भी दे रहे हो। चलो फीसें तो भगवान फिर देगा पैसा, वो कीमती वक्त जो हाथ से निकल गया वो लौट के नहीं आना। वो बड़ा कीमती वक्त है, बच्चों का पीक टाइम है, कुछ ना कुछ जीवन में करने का टाइम है। ऐसे वक्त में अगर मिसगाइडेड हो जाएं बच्चे, पाप उनके साथ हो जाए, तो ये तो अक्षम्य अपराध है। ये नहीं होना चाहिए, ये करना भी नहीं चाहिए किसी को। तो बच्चे हमेशा खुद विजिलेंट रहें, सावधान रहें कि बिजनेस कहाँ है और जेन्युइन टीचिंग कहाँ है। ये बच्चे ही परखें, पेरेंट्स की मदद से परखें, अच्छे से ठोक बजा के देखें, बातचीत करें, समझ आ जाती है। सियाने बच्चे हैं, वाइब्स भी पता लग जाती हैं बच्चों को, उनको समझ आता है ये कहाँ दुकान है, कहाँ अध्यापक है, जेन्युइन अध्यापक है, ये बच्चों को समझ आता है। अगर हम एक बिगिनर की बात करें, तो अगर आज कोई यूपीएससी की तैयारी शुरू करना चाहता है, कहाँ से शुरू करे, कब शुरू कर सकता है सर? कहाँ से शुरू करें, तो नॉर्मली इस पूरे देश को ये बात मालूम है कि यूपीएससी की तैयारी है। ओह बेटा, तो एनसीईआरटी तो पढ़ी होंगी आपने, तो शुरू कर ली एनसीईआरटी, सबको पता है, पूरे देश को पता है। बिल्कुल। और 99.5% से ज़्यादा बच्चे जो इस तैयारी में आते हैं वो फेल होके जाते हैं। तरीके सबको पता है, फेल सारे हो रहे हैं, पास बहुत कम हो रहे हैं। ये भी सोचने की ज़रूरत है भी दिक्कत क्या है। एक्चुअली तैयारी शुरू कहाँ से करें, हमारे बहुत बेसिक किताबों से शुरू करें। 12वीं क्लास से नीचे नीचे का सिलेबस इज़ एक्चुअली 70-80% यूपीएससी। ये बच्चे मानने को तैयार ही नहीं होते। बेसिक्स पे कम काम करेंगे, एनसीईआरटीज़ या और भी बेसिक किताबें, उनको जल्दी जल्दी ख़त्म करके ऊपर की किताबें जो मार्केट में बिकती हैं, जो जिनको मार्केटेबल बनाया गया है, बेचने लायक बनाया गया है, उधर भाग पड़ते हैं। इसलिए बच्चे परेशान होते हैं। तो बच्चों को हमेशा हम ये एडवाइस करते हैं कि एनसीईआरटीज़ पकड़ो, वो नहीं समझ आती हैं, वो भी परेशान करती हैं कई बार बच्चों को। तो अपने जीवन में जो 6, 7, 8 की हमने किताबें पढ़ी हैं वो पकड़ लो। अपने हरियाणा बोर्ड, पंजाब बोर्ड से हिमाचल बोर्ड, जो भी बोर्ड की किताबें, सीबीएसई की किताबें पकड़ो। गगन जी कमाल की बात है, आईसीएसई की किताबें होती हैं, बहुत ही अच्छी होती हैं और बड़े कम बच्चों को मालूम है, क्योंकि सब ने कन्वेंशनली अपने सीनियर से यही सुना, भैया एनसीईआरटी भी ठीक हैं, अच्छी हैं, पर और थोड़ा अच्छे से समझने के लिए पिक्टोरियल वे में अच्छे से समझाया जाता है। आईसीएसई की किताबें, सीबीएसई की बुक्स, ये इजी होती हैं, इजी टू रीड होती हैं। पहले इनको पढ़ लें, फिर एनसीईआरटी भी पढ़ लें। चलो मन में रहता है कि एनसीईआरटी ना पढ़े तो मतलब गंगा नहीं नहा पाएंगे, तो वो भी एनसीईआरटी भी पढ़ लें, कोई बात नहीं। तो बच्चों को हमेशा अपने बेसिक्स पे ध्यान देना है, उस पर जोर देना है।
एक गगन जी क्या होता है, बेसिक्स बच्चे पढ़ते तो हैं, कोशिश तो करते हैं, जी एनसीईआरटीज़ वगैरह किताबें पढ़ने की कोशिश करते हैं। दिक्कत क्या है, बच्चों का भाषा का बेस बहुत वीक है। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में ना हमें अच्छे से हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है। बिल्कुल। हम कहने को हिंदी भाषी क्षेत्र में हैं। अब किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए कि प्राधिकरण क्या होता है, अभियंता क्या होता है, वो चक्कर खाएगा। इंजीनियर सबको मालूम है, अधिवक्ता नहीं मालूम होगा, एडवोकेट मालूम होगा, प्राधिकरण नहीं मालूम होगा, अथॉरिटी हो सकता है मालूम। मालूम होगा। तो इंग्लिश ऐसे से थोड़ी बहुत तो आती है हमें, पर अच्छे से हम समझ पाएँ, किताबें कंप्रीहेंड कर पाएँ, वैसा हमारा गड़बड़ है। हम लोगों ने जीवन में, हम लोग मतलब हम सब ऐसे ही हैं, ऐसी बैकग्राउंड से आते हैं, हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, गांव की बैकग्राउंड है हमारी। हमने अपने स्कूल के सिलेबस, स्कूल की किताबों के अलावा अब अपने जीवन में आसपास किसी से पूछ के देखना कि भैया कोई इसके अलावा भी कोई किताब पढ़ी है जीवन में। किसी ने शेक्सपियर पढ़ा है शौक के लिए, किसी ने मुंशी प्रेमचंद पढ़ा है, किसी ने नहीं पढ़ा। तो कहाँ से भाषा आएगी? वही पेपर पास करने के लिए हमने किताबें पढ़ी हैं, उतना पूरा सूरा हमें ज्ञान है, अब जरूरत पड़ती है असली ज्ञान की, वहाँ मार खाते हैं हम लोग। तो भाषा पे अच्छा कमांड हो, कंट्रोल हो, चाहे हिंदी है चाहे इंग्लिश है, उसके बाद ये बेसिक किताबें पढ़ें तो चीज़ें आपकी बहुत आसान हो जाती हैं। ऐसे बढ़ना चाहिए बच्चों को आगे। तो आपके अकॉर्डिंगली एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में क्या फ़र्क होता है सर? गंगा जी, टॉपर की शक्ल अलग नज़र आ जाती है हमें, उसका मुंह खोलते ही, बात खोलते ही पता लग जाता है इसमें कुछ दम है। वो दम कैसे? वो क्लैरिटी ऑफ थॉट होती है, उसके विज़न में बिल्कुल क्लैरिटी होती है, उसको मालूम होता है मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है। हमें भी कुछ सीखने को मिलता है। अच्छे बच्चों से हमें हमेशा कुछ सीखने को मिलता है। हम भी कौन हैं? हम भी इन्हीं बच्चों से चीज़ें चार सीखते हैं और आगे आने वाली जनरेशन को पास ऑन कर देते हैं। ज्ञान यही तो है, ऐसे ही तो चलता है आगे। तो जो बच्चे अच्छे वेल ग्रूम्ड हैं, जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, स्कूल बैकग्राउंड से मेरा मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड, जिन्होंने ध्यान से पढ़ाई की है, समझ के पढ़ाई की है, चाहे वो गांव में रहा है, चाहे झुग्गी झोपड़ी में भी रहा है बच्चा, ऐसे भी बच्चों की क्लैरिटी ऑफ थॉट मैंने देखी है, कमाल की होती है। बड़े बड़े BMW वाले भी मार खा जाते हैं जहाँ, वो बच्चों की क्लैरिटी ऑफ थॉट काफ़ी बच्चों की हमने देखी है। तो ये क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहिए होती है, भाषा पे अच्छी कमांड चाहिए होती है। जिनकी भाषा पे कमांड अच्छी है, समझिए आधी जंग जीत ली। बिल्कुल भाई अल्टीमेटली मार्क्स तो आपको लिख के ही लेने हैं, तो लिखना ठीक आएगा तभी हमें मार्क्स मिलेंगे। लिखेंगे ठीक ठीक कब? जब क्लैरिटी ऑफ थॉट है। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट वही हमारे राइटिंग में नजर आएगी, राइटिंग एक्सप्रेशंस अच्छे होंगे, वही नंबर मिलेंगे। इंटरव्यू में भी यही बात है। तो अगर हम लोग इंटरव्यू की बात करें तो आपके अकॉर्डिंगली इंटरव्यू कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इंटरव्यू में? गंगा जी, ये तो इंटरव्यू नाम देते हैं हम, आप और हम नाम दे रहे हैं इंटरव्यू। यूपीएससी उसको बोलते हैं पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट। ओके। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में आईएएस इंटरव्यूज को कैसे समझते हैं, आजकल यूट्यूब पे ज्ञान कैसे चलते हैं, रीले वीले टाइप। भाई इस तरह का पूछा, मैं जैसे ही गया अंदर, मुझसे पूछा बताओ भैया आपकी शर्ट पर बटन कितने लगे हैं, ऊपर पंखा चले उसमें पंख कितने हैं, या छिपकली की टांग कितनी होती है। क्या बातें करते हैं हम। देखिए ऐसे बच्चे हमारे गांव के मिसगाइडेड हो जाते हैं कि यूपीएससी में इंटरव्यू में तो ऐसे ही सवाल पूछते हैं। एक्चुअली इंटरव्यू इज पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट। आपकी पर्सनैलिटी को असेस करते हैं, और पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं है कि मेरी बॉडी बहुत अच्छी है, मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। पर्सनैलिटी मतलब इनर पर्सनैलिटी की बात। इनर पर्सनैलिटी। भाई इसको देश की कमान दे दें क्या, संभाल लेगा पूरे जिले को, पॉलिसी मेकिंग में आएगा। थॉट प्रोसेस क्या है उसका? कल को डिफेंस सेक्रेटरी बनेगा तो पूरे देश के डिफेंस को समझ पाएगा। वो पर्सनैलिटी असेस करते हैं। तो ट्रंप साहब क्या सोच रहे हैं, उनके सोचने का क्या इम्पैक्ट इंडिया पर होगा, क्या वो स्टेप्स उठा सकते हैं, पाकिस्तान कश्मीर ये झगड़े पर हम क्या करें, कैसे कदम उठाना चाहिए। यूट्यूब वाले तो मिनट नहीं लगाते बोलने में, मार दो, काट दो, हमला कर दो, बम फेंक दो। पर ऑफिसर्स को तो सब सोच के समझ के सारे कॉन्सिक्वेंसेस को दिमाग में रख के काम करना होता है। वही बैलेंस्ड पर्सनैलिटी वो चेक करते हैं इंटरव्यूज़ में।
भी वो यही सिचुएशंस चाहिए। को कैसे हैंडल करेंगे। कैसे हैंडल करेंगे जब ग्रिम सिचुएशन में, डायलामा वाली सिचुएशन में डाला जाएगा ऑफिसर्स को, तो कैसे बिहेव करेंगे, कैसे देश को आगे लेके जाएंगे, है ना। नॉर्मली हम क्या समझते हैं कि इंटरव्यू में हमें क्या पहन के जाना चाहिए, लड़कियों को साड़ी पहननी चाहिए, लड़के कोट पहने, इसी को इंटरव्यू मान लेते हैं हम लोग। उनको मालूम है भैया ये कोट पहने, टाई पहने, और टाई भी हिंदुस्तान में हम नॉर्मली टाई कहाँ पहनते हैं, ज़्यादातर हम जब पहली बार गए थे तो टाई तो मांग के पहन के गए थे, बिल्कुल, और जो मांग के पहन के जाते तो कैरी भी नहीं कर पाते अच्छे से। बिल्कुल, उनको मालूम होता है, वो ये भी समझते हैं, उनके दिमाग में ये नहीं आता कि देखो ये टाई मांग के पहन के है। उनको मालूम होता है ये बच्चे हैं हमारे, ये गांव के बच्चे हैं, इनको बेचारों को डर है इस बात का कि फॉर्मल होके जाना है, पूरा टाई पहन के जाना है, कोट पहन के जाना है, मैचिंग पहन के जाना है, ये इस तरह से। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं मेरा कहने का भाव है कि आप बिल्कुल ही टी शर्ट में चले जाइए, उसका मतलब ये हो जाता है कि फिर आप कैजुअली ले रहे हो चीज़ों को। तो हम फॉर्मल में रहें, पर ओवर फॉर्मल हो जाएं उसकी आवश्यकता नहीं है, नुकसान भी नहीं है, पर इसी को सब कुछ ना समझे हम लोग। भाव ये है मेरा, मतलब आउटर पर्सनालिटी की बजाय इनर पर्सनालिटी पे ज़्यादा वर्क करें, ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि उनको मालूम है हमारा सारा हिंदुस्तान है, 60-65%, 70% हिंदुस्तान अभी भी रूरल है, तो बच्चे गांव से ही आते हैं। कहाँ टाई है, अंग्रेज़ों के कल्चर है टाई वाले, तो हम लोग तो धीरे धीरे सीख रहे हैं चीज़ें, तो इस तरह से तो वो जानते हैं ये बात, तो इस चीज़ को डिस्काउंट करते हैं वो लोग। सर कोई 3-4 टिप्स बताएंगे जो इंटरव्यू के अकॉर्डिंगली आप लाइक स्टूडेंट्स को गाइड कर पाएँ। ओवर स्मार्ट ना बने, ठीक है, धुरंधर लोग हैं, उनकी आंखों पे चश्मे नहीं है, एक्सरे मशीन है। कैसे कैसे लोग बैठे होते हैं यूपीएससी इंटरव्यू पैनल में, फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर। अब सोच के देखें, जो सीबीआई का डायरेक्टर रहा है, कितने साल की उसकी सर्विस रही होगी, बिल्कुल, और कैसे कैसे लोगों को उसने स्कैन किया होगा। हम जाके हम कोशिश करें कि इसको कुछ ना कुछ हम घुमा लें, ऐसी गलती ना करें। ऐसे बच्चा सोच लेते हैं कई बार कि मैं ये ब्लफ कर लूँगा, वो ब्लफ कर लूँगा, वो सब मालूम होता है कहाँ ये ब्लफ कर रहा है, कहाँ ये ठीक बोल रहा है। वो बड़े स्मार्ट लोग होते हैं, साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं कोने में बैठ के, वॉच कर रहे होते हैं आपको, तो आपकी साइकोलॉजी को रीड कर रहे होते हैं, वो दे रहे होते हैं नंबर। ठीक है, तो बिल्कुल भी स्मार्ट ना बने, बी योरसेल्फ, जैसे हो वैसे। और अगर आप इंटरव्यू तक पहुँचे हो, इसका मतलब आप अच्छे हो, आप बढ़िया हो, आप प्रीलिम्स मेंस करके गए हो, आप देश की क्रीम में हो, इतना हौसला रखो, इतने कॉन्फिडेंट रहो आप, तो आपको बढ़िया नंबर मिलेंगे। बिल्कुल। तो नवीन जी, जैसे आपने इंटरव्यू के टिप्स बताए, बहुत अच्छा लगा। आप मेरे को बताएंगे आईएएस के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए कुछ अच्छे टिप्स। देखिए, जो बच्चे खूब तैयारी कर रहे हैं, मैंने बहुत बच्चों को ऐसा देखा है, खूब पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं। बच्चे हमेशा ध्यान रखें, ये खूब पढ़ाई वाला भी एग्ज़ाम नहीं है, बिल्कुल, पढ़ाई का भी एक तरीका है। ये बैलेंस्ड पढ़ाई का एग्ज़ाम है, और फिर ये एग्ज़ाम भी है। तो बैलेंस्ड पढ़ाई की और फिर एग्ज़ाम भी पास करना है, ज्ञान तो लेना ही लेना है, फिर एग्ज़ाम भी पास करना है। प्रीलिम्स में बच्चे अक्सर क्या गलतियां करते हैं, उनकी बात बता रहा हूँ, जो खूब पढ़ते हैं फिर प्रीलिम्स नहीं होता। जो आप कहते हो ना 16 घंटे 18 घंटे पढ़ते हैं फिर पेपर पास नहीं हुआ, वो एक गड़बड़ क्या करते हैं, स्पेसिफिक बात हम कर रहे हैं, वो एक गड़बड़ ये करते हैं, वो एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं करते। एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। भाई आपने क्रिकेट की प्रैक्टिस तो नेट पे तो खूब कर ली है ना, थोड़ा ग्राउंड में आके भी छोटे मोटे मैच तो खेलो, तभी बड़े मैच के लिए तैयार हो गए। वो छोटे मोटे मैच नहीं खेलते। पूछो, जो बच्चे आते हैं कि सर प्रीलिम्स पास नहीं हुआ, हमने यहाँ पढ़ाई की, वहाँ पढ़ाई की, ये पढ़ा वो पढ़ा, तो बातों बातों में 2-3-4 मिनट बाद ही मैं उनसे ये पूछ लेता हूँ, एमसीक्यूज किए थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे? वो कहते किए थे। कितने? वो कहते हैं सर वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, एक्स की टेस्ट सीरीज, वाई की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। तो मैं पूछा कितने क्वेश्चन? बोलते हैं सर हो गए थे टोटल 1,500-2 हज़ार। अरे 1,500-2 हज़ार नहीं गगन जी, 30-40 हज़ार एमसीक्यूज जब तक प्रैक्टिस नहीं होते प्रीलिम्स पास करना मुश्किल हो जाता है। राइट, असंभव तो नहीं कहना चाहिए, बहुत मुश्किल हो जाता है। और जिन लोगों ने 30-40,000 एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए हुए हैं, उनके लिए इट बिकम्स अ केक वॉक, ईजी हो जाता है काम। ऐसी मेंस के लिए जो बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं, प्रीलिम्स पास कर लिया तो इसका दम है, फिर मेंस में बैठे, बहुत बच्चे ऐसे देखें मेंस नहीं क्रैक कर पाते, प्रीलिम्स कर लेते हैं। वो भी प्रीलिम्स इसलिए कर लेते हैं खूब एमसीक्यूज प्रैक्टिस की होती है। तो ये हाल हो जाता है, A B C D ऑप्शन, बी है पक्का,
बी क्यों है ये पूछो, कई बार बच्चा ये नहीं बता पाता बी क्यों है, पर है पक्का बी। वो क्यों? प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा की है तो मार नहीं खाता। मेंस में मार खा जाता है। मेंस की थोड़ी कलाकारियाँ अलग हैं, स्किल्स अलग हैं। मेंस के लिए वो हमारे बैलेंस्ड आंसर्स ढूंढ रहे होते हैं, आंसर्स की क्वालिटी ढूंढ रहे होते हैं। एक्चुअली हम अपने आंसर्स लिखने में थोड़ा बैलेंस ख़राब कर लेते हैं, और हम क्या समझते हैं कि ये तो हमारे आंसर्स हैं। एक्चुअली ये आंसर्स नहीं हैं, ये हमारी पर्सनैलिटी की रिफ्लेक्शन है। ट्रू। ये यूपीएससी हमारे आंसर्स के थ्रू हमारी पर्सनैलिटी चेक कर रही होती है, हम ये मानने को तैयार ही नहीं होते। कमाल की बात है गगन जी, क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं और 50 बच्चे हमें बिना नाम लिखे, हम कोई क्वेश्चन दें, आंसर लिख के हमें दे दें बिना नाम लिखे। हम ज़्यादातर बच्चों का आंसर चेक करके ऊपर नाम लिख के दे देते हैं कि ये उस बच्चे का आंसर है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बच्चों से जब इंटरेक्ट करते हैं तो हमें पता लग जाता है उसमें बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट है, ये उसका हो सकता है। ये कंफ्यूज टाइप बच्चा है, ये कंफ्यूज आंसर है, ये इसका हो सकता है। हम ही पकड़ लेते हैं, हम तो नाचीज़ हैं, हम तो हैं ही कुछ नहीं। तो यूपीएससी तो इतनी सियानी बॉडी है, उसने तो पकड़ ही लेना है। तो इसलिए यूपीएससी ये चीज़ें चेक कर रही होती है। तो हम हमेशा एडवाइस करते हैं बच्चों को, क्लैरिटी ऑफ थॉट रखो, अपने आंसर्स को बैलेंस रखो। ये तभी होगा जब आपकी पर्सनैलिटी बैलेंस्ड होगी, नहीं तो ये ऊपरी आवरण है, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा, ये उतर जाएगा। यूपीएससी ये आवरण उतार के अंदर झांक के देख लेगी भैया दम कितना है असली आप में, इस तरह से। तो नवीन जी, आईएएस में करंट अफेयर्स बहुत बिग रोल प्ले करते हैं, तो आप करंट अफेयर्स के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? गगन जी, सिर्फ आईएएस ही नहीं, हिंदुस्तान के लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिल्कुल। करंट अफेयर्स का मतलब क्या होता है? देश और दुनिया के बारे में जानकारी। बिल्कुल ट्रू। और आप सर्विसेज में जाना चाहते हो, देश संभालना चाहते हो, देश दुनिया की जानकारी तो होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। बच्चे तैयार कहाँ से करते हैं? सबसे अच्छा तरीका होता है न्यूज़पेपर रीडिंग। राइट। आपने अखबार खोली सुबह, मतलब पूरी दुनिया आपके सामने खुल गई। तो ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं, रोजाना फॉलो करोगे तो ट्रंप आपको ऐसे लगेंगे जैसे अपने चाचा ताऊ ही हैं। इस तरह से बच्चे इंटरेक्ट करने लग जाते हैं। ओके। परेशानी कहाँ आती है बच्चों को? तब आती है जब बेस नहीं बना होता। अमेरिका है क्या, अमेरिका रशिया का लड़ाई क्या है, रशिया यूक्रेन का लड़ाई क्यों हो रहा है, बैकग्राउंड क्या है। अब देखो क्वेश्चंस भी इतने सीधे नहीं आते ना जो अखबारों में आ रहा है, वो भी थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछते हैं, चीज़ें कॉम्पिटिटिव हैं। तो थोड़ा बैकग्राउंड में जाना जरूरी होता है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इतिहास क्या है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या लड़ाइयाँ हुई थी इनकी, वहाँ से इनकी लड़ाई चली आ रही है, कोल्ड वॉर क्या था, क्यों ये अब अमेरिका थोड़ा सा रशिया को लेके लीनियंट है, इजराइल पैलेस्टीन का वॉर क्यों है, पिछली बैकग्राउंड क्या है। ये बच्चे समझ लें तो आगे चीज़ें समझनी आसान हो जाती हैं। हर चीज़ में हम कुछ भी काम करें, मोटरसाइकिल ठीक करना सीखना है तो ये बेसिक्स तो हमें पता हो, तभी ऊपर पता लग जाएगा भाई गड़बड़ क्या चल रही है। तो बच्चे यहाँ थोड़ी गड़बड़ कर लेते हैं, ऊपर ऊपर की चीज़ों में घूमते रहते हैं, इसके करंट अफेयर उसके करंट अफेयर, ये जो मार्केट में चीज़ें बिकती हैं इन चीज़ों में ज़्यादा बच्चे घुस जाते हैं। बेसिक्स पे ध्यान नहीं देते, अपनी नींव मजबूत करने पे ध्यान नहीं देते। नींव तगड़ी होगी, उसके ऊपर जितनी मर्जी बिल्डिंग आप खड़ी कर लो वो मजबूत खड़ी रहेगी। ये मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ करंट अफेयर्स के रिलेटेड। तो नवीन जी, आज की डेट में बच्चों में बहुत ट्रेंड है, बच्चा स्टडी अब्रॉड के लिए बाहर जाना चाह रहा है, तो आप एक दिल पे हाथ रख के बताना, आप आईएएस प्रमोट कर रहे हो, तो आपके अकॉर्डिंगली अगर आपका बच्चा हो, आप उसको बाहर भेजोगे या आईएएस करवाओगे? देखिए गगन जी, सबसे पहले मैं आईएएस प्रमोट बिल्कुल नहीं करना चाहता, ये बच्चों की अपनी चॉइस होती है। बिल्कुल। मैं तो उन्हीं को गाइड करता हूँ जो मेरे सामने टेबल पर आके बैठ गया। बिल्कुल ठीक। मैं खुद इंटेंशली डेलिबरेटली जाके किसी को नहीं गाइड करूँगा भैया तू आईएएस की तरफ जा, क्योंकि सबके अपने करियर प्लान्स हैं। जहाँ तक सवाल स्टडी अब्रोड का है, बापू की जेब में पैसा है, बाहर जाके बर्तन मांजने को हम तैयार हैं, बर्तन नहीं मांजने, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाना है तो वेरी गुड, कॉर्पोरेट लाइफ की तरफ जाना है तो वेरी गुड, तो बहुत अच्छा है, बाहर जाइए आप। बिल्कुल। अगर हिंदुस्तान में रहना है, पैसा लिमिटेड है अपने पास, अगर हिंदुस्तान में रहना चाहते हो फिर आईएएस से बढ़ के कुछ नहीं है। यहाँ राजा बन के रहना चाहते हो कि 2 गाड़ियाँ 2 जिप्सियाँ आगे चलें 2 पीछे चलें, गनमैन भाग भाग के दरवाज़ा खोले, तो ये मज़े तो फिर यही हैं। वहाँ चाहे गूगल में काम कर लो, चाहे फेसबुक में काम कर लो, रहना हमने एम्प्लॉई है। कॉर्पोरेट वाले स्ट्रेस हमेशा ही रहने हैं, टारगेट के स्ट्रेस हमेशा ही रहने हैं। तो ये बच्चों के अपने टेस्ट हैं।
राइट। कुछ लोग इस तरह के कॉर्पोरेट लाइफ चाहते हैं तो उनके लिए बाहर जाना इज़ गुड, बिल्कुल। ये इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ इज़ गुड। लेकिन जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं 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 कुछ अच्छे वाला करना है, एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आए कि जीवन में कुछ किया है, राइट। धन ही नहीं कमाया है, जीवन में कुछ और भी किया है, तो फिर तो यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, एचएएस ये मैचलेस है, राइट। इनका तो मुकाबला ही नहीं है। देखिए आईएएस आईपीएस लोग कौन होते हैं? ये राजा हैं हिंदुस्तान के, राज कर रहे हैं। अंग्रेज लोगों के टाइम में हम इनको माई बाप बोलते थे। अंग्रेजों ने सारे काम ब्यूरोक्रेट्स को दिए हुए थे, पूरा देश ब्यूरोक्रेट्स चलाते थे, और वही सिस्टम चलता आ रहा है। आज भी पूरा देश है ब्यूरोक्रेट्स ही चलाते हैं। डीसी साहब के नाम से ही पूरा जिला चलता है। डीसी साहब छोड़िए गगन जी, रोड पे चलते कांस्टेबल गाड़ी रोक ले तो हाथ पैर फूल जाते हैं, बिल्कुल ठीक। हाथ जोड़ने लगते हैं, भाई साहब क्या गलती हो गई। बिल्कुल ठीक है। और आप बनना चाहते हैं सीधे आईपीएस एसएसपी, तो ये तो पावर, प्रेस्टीज, जिम्मेदारियां सब साथ लेके आएगा, आनंद भी लेके आएगा। चैलेंजिंग जॉब्स होंगे, अलग अलग तरह की जॉब्स होंगे। कभी आप एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हो, पूरे ज़िले के स्कूलों को इम्प्रूव कर रहे हो, इससे अच्छी फीलिंग, सेंस ऑफ अचीवमेंट कहाँ मिलेगी कि आपने अपने ज़िले के लगभग 40-50 हज़ार बच्चों के जीवन को बेहतर बनाया, उनके एजुकेशन लेवल्स को इम्प्रूव किया, आपने सैनिटेशन अच्छा किया, आपने हेल्थ अच्छा किया, आपने बीमारियां भगाई अपने एरिया में, और बाद में ब्रॉडर पॉलिसी मेकिंग में आ गए, पूरे देश के लिए एजुकेशन की, हेल्थ की पॉलिसी बना रहे हो। इससे ज़्यादा अच्छी सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट किस नौकरी में, किस काम में आएगी? इसलिए तो लोग दीवाने हैं। बड़े बड़े नेता सब चाहते हैं कि उनके बच्चे आईएएस आईपीएस बने, या उनके बच्चों की शादियां आईएएस आईपीएस से हो जाएं। इसीलिए हैं क्योंकि राज करना है, पावर भी आनी है, जिम्मेदारियां भी आनी है, अचीवमेंट की सेंस भी आनी है। बिल्कुल। तो अपने आप में एक फुल कंप्लीट पैकेज होता है यूपीएससी द्वारा दी गई नौकरियां। तो इसलिए बच्चे दीवाने हैं, चाहते हैं लोग। तो नवीन जी, जैसे आपने बहुत डेप्थ में हमें आया इसके स्टडी के बारे में बताया, इसके इंटरव्यू टिप्स बताए, बुक्स के बारे में बताया, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन सर, आज की डेट में मार्केट में बहुत सारे आईएएस इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं, तो ब्रेन ट्री को क्यों चॉइस करें सर? जब ब्रेन ट्री को हम लोग क्यों चूज़ करें? ये तो कहना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। देखिए मोटे तौर पे एक बात समझिए, जो मेरा भाव है बच्चों को साथ लेके चलने का, मेरी इच्छा ये रहती है कि मैंने सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मेंटरिंग करनी है। मेंटरिंग ही चाहिए होती है बच्चों को। बच्चे पढ़ने को तैयार होते हैं, सियाने होते हैं, होती हैं, उनको इंस्टिगेट करना होता है पढ़ने के लिए, तरीके ठीक बताने होते हैं, राह ठीक दिखाना होता है। मेरी कोशिश हमेशा ये होती है, जब हम पढ़ाते हैं, मैं भी और मेरे बाकी फैकल्टी मेंबर्स भी, यहाँ से खड़े होकर आपने बात डिलीवर की, आप सोचते आपका काम खत्म, मैंने तो पढ़ा दिया। मेरी पर्सनली कोशिश ये रहती है गगन जी, मेरा काम तब खत्म होगा जब ये बात उसके दिमाग तक पहुँचेगी बच्चे के। अक्सर मैं क्लास जब स्टार्ट करता हूँ तो बच्चों को बताता हूँ कि आप सब ने एक कहावत सुनी होगी, यू कैन टेक अ हॉर्स टू वाटर बट यू कांट मेक हिम ड्रिंक। आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हो पर उसे पानी नहीं पिला सकते। तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, आई विल मेक यू ड्रिंक, मैं तुम्हें पानी पिला के ही छोड़ूंगा। इस जज्बे से अगर हम काम करें, देखो बच्चा तो कई बार थोड़ा अनजान भी है, नादान भी है, छोटा भी है, वो समय की उतनी कीमत नहीं भी समझ पा रहा है। हम तो थोड़े से उनसे कंपैरेटिवली मैच्योर हैं, उनके पेरेंट्स की एज के हैं। हम तो ये समझें कि ये हमारे ही बच्चे हैं, बिल्कुल, इनके पेरेंट्स इन्हें हमारे हाथों में सौंप के गए हैं। बच्चा जरूर भटक जाए, हम ना भटकें। हमारा मकसद क्या है, जो मैंने यहाँ पढ़ाया वो तुम तक बात पहुँची या नहीं पहुँची। अगर नहीं पहुँची, तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। अक्सर हम क्या सोचते हैं, टीचर क्या सोच लेता है, थोड़ा सा कुछ टीचर, ये भी कहना अच्छा नहीं है कि टीचर ही सोच लेता है, कई बार हम ऐसा सोच लेते हैं कि मैंने पढ़ा दिया, मेरी जिम्मेदारी पूरी। ना 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 भाई साहब ना, आपकी जिम्मेदारी तब पूरी है जब वो बात बच्चे के दिमाग तक गई, बच्चे को बात समझ आई, तभी तो आपका पर्पस पूरा हुआ। वरना तब हवा में फेंकते रहो, किसी को समझ आए ना आए। ये तो ये तरीका हुआ ना, मैंने पढ़ा दिया भैया, जो लेना है ले लो, ऐसे नहीं होगा। तो ये तो फिर बच्चे इतने सब कुछ छोड़ छाड़ के हमारे पास कोचिंग करने, है ना,
जरूरी नहीं है सब बच्चे पैसे वाले भी हैं, बिल्कुल। बहुत हम्बल बैकग्राउंड के बच्चे बिल्कुल, भी हैं, बिल्कुल। मुश्किल से जो पैसा बहुत कमाया जाता ड्रीम है, लेके आते हैं आपके पास। ड्रीम लेके आते बिल्कुल। हैं, है ना। मेरा हमेशा मानना है पैसा तो चलो फिर भी जीवन में आ जाएगा, वो कीमती 1 2 3 साल जो मेरे साथ बिल्कुल, बच्चा लगा रहा है, बिल्कुल, उसने 3 साल के लिए अपने आप को समर्पित किया है। बिल्कुल। तो कल को बच्चा ऑफिसर नहीं बनेगा, बाजार में मिल गया अपने बच्चों के साथ, वो बच्चा बड़ा भी होगा, आदमी भी बनेगा, अपने बच्चों के साथ भी मिलेगा। अगर वो अपने बच्चों को बोले कि ये मेरे गुरु हैं, इन्होंने मुझे शिक्षा दी, कुछ बंदा बनाया, तब हम समझते हैं आज हमारा जीवन सफल हुआ। बिल्कुल ठीक। अगर वही बच्चा अपने बच्चों के साथ मिलते हुए कन्नी काट ले तो हम सोचते हैं भैया लानत है, क्या पढ़ाया, कुछ उसको गलत गाइड किया होगा हमने, तभी ये थोड़ा सा हमसे नाराज़ है, परेशान है। बिल्कुल। तो हम ऐसा समझते हैं कि ऐसा पाप हमारे हाथ से ना हो। जिस काम के लिए बच्चे हमारे पास आए हैं हम ही उनको दें और उन्हें मोटिवेट करें। कहीं भटकते हैं, दाएं बाएं हो रहे हैं, तो उन्हें ही पेरेंट की तरह प्यार से डांट के, नाराज़ हो के, इस तरह से मोटिवेट करते हुए, इंस्पायर करते हुए साथ लेके चलें। ऐसी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ हमारे टीचर की होनी चाहिए, सब टीचर्स की होनी चाहिए। अगर मैं ऐसा करने में सफल हूँ तो ही बच्चे फिर आते हैं मेरे पास, बिल्कुल। है ना। नहीं तो जैसे आपने शब्द इस्तेमाल किया बिजनेस, तो हमें बड़ा बुरा लगता है कहते हुए कि एजुकेशन बिजनेस, पर अनफॉर्चुनेटली सच्चाई थोड़ी यही बन गई है। बिल्कुल। तो इससे बच्चे बचें, समझदार बने, सियाने बने, ध्यान से। तो लाइक फैकल्टी बहुत बिग रोल प्ले करती है इस चीज़ बहुत में। ज़्यादा गगन जी, तो बहुत ज़्यादा। ब्रेन ट्री में किस तरह की फैकल्टी है आपके पास? गगन जी आजकल देश में इतनी बेरोजगारी है, एक प्रीलिम्स दिया बच्चे ने और वो टीचर बनने के लिए घूमना शुरू कर देता है, बिल्कुल ठीक है। और उससे किसी भी कीमत पर काम भी चाहिए, वो सस्ते में अवेलेबल भी है। पर आता अभी बच्चे को ऐसा नहीं कह सकते आता नहीं, तो बुरा है किसी के लिए भी ये बात कहना कि आता नहीं है उसे कुछ, पर अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, खुद ही वो स्टूडेंट है, पर वो पढ़ाना शुरू कर देता है क्योंकि सस्ते में अवेलेबल है। बिल्कुल। अब जब पढ़ा रहा होता है तब तो बच्चों को पता नहीं लगता, क्योंकि यंग टाइप टीचर होता है ना, बाल बाल बना के आता है तो बच्चे थोड़े इम्प्रेस टाइप हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे जब वही बच्चे स्टूडेंट सियाना हो जाता है उसको पता लगता है भैया ये तो डैमेज ज़बरदस्त हो गई। हाँ। तो इसलिए गगन जी टीचर फैकल्टी हायर करते वक्त बहुत ही ज़्यादा हम सेंसिबली ध्यान से काम करते हैं। ज़्यादातर टीचर्स मेरे साथ परमानेंट ही होते हैं, परमानेंट फैकल्टी होती है, ओके 15-20 साल से पढ़ा रहे होते हैं। ओके ग्रेट। तो ग्रूमिंग बच्चों की अच्छी होती है, बच्चों को ये महसूस ना हो कभी भी जीवन में किसी भी मोड़ पे कि हमें कुछ गलत गाइडेंस मिल गया या रास्ता हमें ठीक नहीं दिखाएगा। ऐसी ईमानदार कोशिश रहती है, पर फिर भी कुछ गलतियां जीवन में होती होंगी ज़रूर, ये तो हम ज़रूर मान के चलते हैं, तभी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट का चांस हम सोचते हैं कि बना रहता है। ठीक है। ऐसी कोशिश हमारी, नीयत ऐसी रहती है कि जेन्युइन अच्छे टीचर, ईमानदार टीचर जो दिल से पढ़ाएं वो हमारे साथ जुड़े रहें, और 20-20 साल से जुड़े भी हुए हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ग्रेट। तो सर ब्रेन ट्री के अंदर सक्सेस रेट क्या है अपना? कितने स्टूडेंट्स को अभी तक आपने आईएएस बना दिया? गगन जी पिछले 20 सालों में ऑल इंडिया 3rd रैंकर, 9th रैंकर, 24th रैंकर, इस बार 100 और 200 के बीच में लगभग 4 स्टूडेंट्स, एचएस टॉपर्स, ये सब निकले हैं। ओके। पर ध्यान दीजिए ये वो हैं जो निकले हैं, आपने सक्सेस स्टोरी पूछी, जो अनसक्सेसफुल हुए वो स्टोरीज भी काफ़ी हैं। हमेशा बच्चों को ये बोलता हूँ, ये भी जरूर ध्यान रखना, टॉपर्स को मत देखना, इनके पीछे बहुत लोग फेल भी हुए हैं, उनसे भी सीखना वो फेल क्यों हुए। तो हमेशा बच्चों को मैं गाइड करता हूँ भैया अनसक्सेसफुल लोगों को जरूर देखो, डूज तो देखने हैं, करना क्या है, डोंट्स भी देखने। डोंट्स कहाँ से देखने? जो अनसक्सेसफुल हुआ, फेल हुआ, भैया तुमने क्या गड़बड़ की, वो बच्चे को नहीं मालूम होता क्या गड़बड़ की, टीचर को मालूम होता है ये गड़बड़ कर रहा है, यहाँ से गड़बड़ हो सकती है इसकी, ये समझ नहीं रहा है बात, ये गलत दिशा में जा रहा है, ये गलत भटक रहा है, ये ज़्यादा ऑनलाइन के चक्कर में पड़ा हुआ है, ये अखबारें भी आजकल फ़ोन पे पढ़ रहा है। अखबारें भी जो फ़ोन पे पढ़ेगा सोचिए अब कहाँ बात बनती है। हाँ, ये तो डेडिकेशन का काम है, पूरी मेहनत का काम है, पूरा लगन का काम है, निष्ठा से काम करते हैं जो बच्चे, वही सक्सेसफुल होते हैं। और हमारी बात जो मानते हैं, थोड़ा सा रिस्पेक्ट करते हैं इस बात को कि टीचर अपने एक्सपीरियंस से ठीक बात कह रहा है, वो बच्चे सक्सेसफुल होते हैं।
थैंक्स नवीन जी फॉर ज्वाइनिंग इन आवर पॉडकास्ट एंड होप करते हैं आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें आईएएस के बारे में दी, और सेम होप विद द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, अगर कोई भी आईएएस की कोचिंग लेना चाहता है तो एक बार ब्रेन ट्री आईएएस अकेडमी पे ज़रूर वो आएगा एंड डेफिनेटली आप उसके ड्रीम फुलफिल करेंगे। थैंक यू सो मच गगन जी, प्लेजर इज़ ऑल माइन। आपने हमें बुलाया, समय दिया अपना कीमती, हमें ये मौका दिया, आपके हज़ारों फॉलोवर्स से हम बात कर रहे हैं, ऑडियंस दिया आपने, हमें अपनी बात रखने का मौका दिया, हमें ये भी मौका दिया कि हम पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को सर्व कर सकें। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।